लालची देवरानी में अभी तक आप लोगों ने देखा और सुना। कार्तिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे भाई राहुल के नाम कर दी। एक हादसे में कार्तिक की मौत हो जाती है। कार्तिक की पत्नी राधिका को उसकी देवरानी ने 5 साल तक नौकरानी बनाकर रखा। किसी वजह से राधिका ने अपनी देवरानी के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसकी वजह से उसने धक्के देकर राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। फिर राधिका अपनी बेटी के साथ सरपंच जी के घर में रहने लगी। राधिका 5 सालों के बाद अपने मायके गई थी। वहां पर उसको पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधिका के जाने के बाद उसकी देवरानी पुष्पा ने अपनी सास अनुपमा जी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। राधिका के गहनों की वजह से अनुपमा जी को बहुत मारा पीटा गया। एक दिन उनका छोटा भाई आया और अनुपमा जी को लेकर घर वापस चला गया। लालची देवरानी इस कहानी को समझने के लिए पहले इसके चारों भाग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। राधिका धीरे धीरे करके अब पूरी तरह ठीक हो रही थी। उसके टाँके भी अब कट गए थे, इसीलिए राधिका सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए अपनी बेटी के साथ तैयार हो गई। वो जैसे ही कमरे के बाहर निकली तो नायरा खड़ी थी। नायरा ने राधिका को बता दिया कि उसकी नौकरी अब चली गई है, उसकी जगह पर किसी और को रख लिया गया है। ये सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ गए। नायरा ने राधिका को गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मेरी वजह से ये सब हुआ है। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, जो होना था वो तो हो गया। मैं स्कूल जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई दूसरी जगह खाली हो। राधिका और गुनगुन दोनों स्कूल पहुँचे तो राधिका को देखकर उसकी प्रिंसिपल मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुनगुन अपनी क्लास में चली गई थी, लेकिन राधिका प्रिंसिपल मैम के पास ही रुक गई। प्रिंसिपल मैम ने राधिका से कहा, राधिका, जो लड़की काम करने के लिए आई थी वो बच्चों को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाई, इसीलिए हमें उसे निकालना पड़ा। अब अगर तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई हो तो तुम फिर से ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत ही प्रिंसिपल मैम को गले से लगा लिया और बोली, मैम, आपने ये नौकरी मुझे वापस देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। राधिका, मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुमने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था, इसीलिए बच्चे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। चलो, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, अब कम से कम मेरी एक चिंता खत्म हो गई। राधिका अपने काम पर लग गई। दोपहर में छुट्टी होने के बाद राधिका और गुनगुन दोनों घर पहुंचे तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर नायरा ने पूछा, राधिका, तुम दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? अपनी खुशी का कारण मुझे भी तो बताओ। तो राधिका ने बताया, नायरा दीदी, मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई है। उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करने में लापरवाही बरत रही थी। राधिका की बात सुनकर मालती जी ने कहा, राधिका, ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो आज कुछ मीठा हो जाए। तभी गुनगुन बोल पड़ी, मम्मी, मेवा वाली खीर बनाना, बहुत समय हो गया आपके हाथों की खीर खाए हुए। तभी नायरा बोली, गुनगुन बेटा, खीर मैं बना लेती हूँ। नहीं मौसी, मुझे मम्मी के हाथ की खीर खानी है, बहुत समय से मम्मी ने खीर नहीं बनाई है। तभी राधिका बोल पड़ी, ठीक है गुनगुन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज मैं ही खीर बनाऊंगी। ये सुनकर गुनगुन बहुत ही खुश हो गई थी। मालती जी ने गुनगुन और राधिका दोनों के लिए खाना लगा दिया। राधिका और गुनगुन दोनों खाना खाने लगे और नायरा खीर बनाने की तैयारी करने लगी। नायरा ने खीर के लिए सारा सामान तैयार करके रख दिया था। राधिका को सिर्फ खीर बनानी थी। गुनगुन खाना खाने के बाद सरपंच जी के पास खेलने के लिए चली गई और राधिका खीर बनाने लगी। राधिका ने मालती जी से कहा, चाचा जी, अब से खाना मैं खुद से बना लिया करूंगी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधिका की बात सुनकर मालती जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। आज नायरा को लेने के लिए उसका पति और बेटा दोनों आ रहे थे। नायरा को अब इस बात का सुकून था कि राधिका पूरी तरह से ठीक है, इसीलिए उसने अपने पति को बुला लिया था। सरपंच जी ने अपनी बेटी नायरा को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन नायरा ने उन्हें बताया कि राज और उसके पापा राधिका से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे लेने आ रहे हैं। राज और उसके पापा आ गए थे। दोनों ने राधिका से बात की
और फिर उसके बाद नायरा अपने पति और राज के साथ अपने घर वापस चली गई। धीरे धीरे करके 2 साल गुजर गए थे और पता भी नहीं चला गुनगुन 10 साल की हो गई। वो क्लास 6 में पहुंच गई थी और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इधर पुष्पा भी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उसे अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला उसके पास कोई नहीं था। इसीलिए राहुल एक दिन अपनी माँ अनुपमा जी के पास पहुंच गया। राहुल ने अपनी माँ को बताया, माँ पुष्पा माँ बनने वाली है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे पूरा बेड रेस्ट बताया है। मैं तो बाहर काम पर चला जाता हूँ, इसीलिए वो घर पर अकेली रह जाती है। माँ हमें माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। एक बार को तो अनुपमा जी ने और उनके छोटे भाई ने मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अनुपमा जी मान गईं, क्योंकि बेटे का मोह ही ऐसा होता है कि एक माँ अपने बेटे के आगे घुटने टेक ही देती है। फिर बेटे ने माँ को कितने भी दुख क्यों ना दिए हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे को माफ़ी कर देती है। अनुपमा जी राहुल के साथ अपने घर आ गई, लेकिन अनुपमा जी के भाई का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो घर जाएं, क्योंकि वो राहुल और पुष्पा को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे और वो मन में सोच रहे थे कि 2 साल तक राहुल को अपनी माँ की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए उसे कभी अपनी माँ की याद नहीं आई। इन 2 सालों में एक बार भी वो अपनी माँ का हाल चाल पूछने भी नहीं आया, और आज जब उसे ज़रूरत पड़ी तो माँ की याद आ गई, लेकिन वो अपनी दीदी के फैसले के आगे मजबूर था, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल पाया। अनुपमा जी अपने घर आकर बहुत ही खुश थी। कहते हैं अपना घर ही होता है। आप मजबूरी में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर का जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। आज अनुपमा जी बहुत ही खुश थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। पुष्पा ने आकर अपनी सासू माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। अनुपमा जी मन ही मन में सोच रही थी कि उनकी बहू के अंदर बदलाव आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आज भी वही थी, पहले जैसी ही। पुष्पा अपने मन ही मन में सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ फिर से फ्री की नौकरानी आ गई। अनुपमा जी अपनी बहू पुष्पा का बहुत ही ध्यान रखती थी। घर के सारे काम अनुपमा जी खुशी खुशी कर रही थी, क्योंकि अब वो एकदम स्वस्थ थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अनुपमा जी राधिका और गुनगुन से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुष्पा और राहुल से इस बारे में कैसे बात करें। धीरे धीरे पुष्पा के गर्भ को 8 महीने हो गया था। एक दिन राहुल उनके पास आया और बोला, माँ आप राधिका भाभी से मिलना चाहती हैं ना? आपने उस दिन मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने और पुष्पा ने उस बात पर बहुत ही सोच विचार किया कि हमारी राधिका भाभी से नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप उनसे मिल सकती हैं। अनुपमा जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसा भी बोल सकता है। अनुपमा जी ने जल्दी से दोपहर का खाना पीना बना दिया और खाना पुष्पा को ले जाकर दे दिया। पुष्पा ने खाना खाया और दवाइयाँ ले ली। उसके बाद अनुपमा जी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा बहू मैं 3 बजे के बाद राधिका बहू से मिलने जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो अभी बता दो, मैं कर देती हूँ। पुष्पा ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं माँ जी कोई काम नहीं है, आप जाइए राधिका भाभी से मिलाइए जाकर। अनुपमा जी मन ही मन में सोच रही थी कि आज राधिका के लिए राहुल और अनुपमा इतना मीठा मीठा कैसे बोल रहे हैं। अनुपमा जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। पुष्पा और राहुल के मन में जो भी था वो तो सिर्फ और सिर्फ वही दोनों जानते थे। अनुपमा जी राधिका से मिलने के लिए सरपंच जी के घर पहुंची। उनको देखकर सरपंच जी भी आश्चर्यचकित रह गए। अनुपमा जी आप यहाँ कैसे, और आप गांव वापस कब आई? तो अनुपमा जी ने उन्हें बताया कि उनको आए हुए 5 महीने हो गए। सरपंच जी ने पूछा कहिए कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बताया कि वो राधिका बहू और गुनगुन से मिलना चाहती हैं। सरपंच जी उन्हें घर के अंदर लेकर चले गए और राधिका को बुलाया। राधिका कमरे के बाहर निकल कर आई तो उसने सामने देखा अनुपमा जी खड़ी थी। पता नहीं क्यों आज राधिका को अनुपमा जी को देखकर थोड़ा अच्छा लगा। वो अपने अतीत को भूल तो नहीं गई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसने अपनी सासू माँ के बदले हुए व्यवहार को देखकर उन्हें माफ़ भी कर दिया था। वो अनुपमा जी को अपने कमरे में ले गई। उनके हाल चाल पूछकर चाय बनाने जा रही थी।
लेकिन अनुपमा जी ने राधिका को चाय के लिए मना कर दिया। उन्होंने राधिका से कहा, राधिका बहू तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो। थोड़ी देर राधिका से बात करने के बाद अनुपमा जी अपने घर वापस आ गईं। आज गुनगुन को भी अपनी दादी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनुपमा जी जब घर वापस लौट कर आईं और पुष्पा से मिलने के लिए उसके कमरे में गईं। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा लेकिन पुष्पा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने पुष्पा के बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा, पुष्पा वहां भी नहीं थी। इसीलिए अनुपमा जी को अब पुष्पा की चिंता होने लगी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आई। उसने बताया, दादी पुष्पा आंटी के पेट में अचानक दर्द होने लगा था, इसीलिए राहुल अंकल पुष्पा आंटी को लेकर नम्रता हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि जब आप आए तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही अनुपमा जी ने पुष्पा की तबीयत के बारे में सुना, उन्हें बहुत ही चिंता होने लगी थी। वो तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गईं। अनुपमा जी जब अस्पताल पहुंची तो उन्हें पता चला कि पुष्पा को बेटा हुआ है। ये सुनकर अनुपमा जी को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने राहुल से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो राहुल ने बताया, माँ पुष्पा तो अभी ठीक है लेकिन बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए हमें उसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, राहुल बेटा तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं पुष्पा और बच्चे दोनों का ध्यान रखूंगी। लगभग एक हफ्ते तक पुष्पा और उसका बच्चा दोनों हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद दोनों घर वापस आ गए। पुष्पा को अपने घर आकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। वो अस्पताल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वहाँ उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनुपमा जी बच्चे और माँ दोनों का ध्यान अकेले रख रही थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा थक जाया करती थी। हाँ, राहुल थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चे को संभाल लेता था। उतनी देर में अनुपमा जी अपने सारे काम कर लिया करती थी। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया और बच्चे का नामकरण किया गया। उसका नाम कुणाल रखा गया। अब पुष्पा पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन वो अभी भी घर के काम करने से कतराती रहती थी। शुरू से ही पुष्पा को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब जब अनुपमा जी बच्चे को संभाल रही होती थी तो वो घर के थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी। ये देखकर अनुपमा जी को बहुत ही अच्छा लगता था। अनुपमा जी अभी भी कभी कभी राधिका और गुनगुन से मिलने चली जाया करती थी। पुष्पा और राहुल कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे करके इसी तरह से एक दिन गुजरते जा रहे थे। कुणाल 3 साल का हो गया था, इसीलिए उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। कुणाल ज़्यादातर अपनी दादी के पास ही रहता था, इसीलिए वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। इधर गुनगुन भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इस बार उसके 10th के एग्ज़ाम थे। उसने पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी। गुनगुन का 10th का रिजल्ट आने वाला था। राधिका चिंता के मारे इधर उधर कमरे में घूम रही थी। तभी मालती जी ने कहा, राधिका बेटा ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी गुनगुन बिटिया टॉप करेगी, वो भी जिले में। मालती जी की बात सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरपंच जी तो पहले से ही मिठाई लेकर आ गए थे गांव में बांटने के लिए। कभी कभी राधिका अपने अतीत के बारे में सोचने लगती तो डर जाती कि अगर सरपंच जी नहीं होते तो उसका क्या होता। जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, राधिका ने चेक करवाया तो पता चला कि गुनगुन ने जिले में टॉप किया है। पूरे जिले में उसकी फर्स्ट रैंक आई है। ये सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ गए और गुनगुन खुशी से उछल पड़ी। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि मैं जिले में फर्स्ट आऊंगी, और मैंने कर दिखाया। राधिका ने गुनगुन को गले से लगा लिया। मालती जी फटाफट अपनी रसोई में चली गई और वहां से मिठाई लेकर आई। मालती जी ने राधिका और गुनगुन को मिठाई खिलाई और दोनों को इस सफलता के लिए बधाई दी, क्योंकि मेहनत तो दोनों ने की थी। सरपंच जी गांव में आसपास के कुछ लोगों को मिठाई बांटने के लिए, कुछ औरतें राधिका और गुनगुन को बधाई देने के लिए आ रही थी। राधिका सबको मिठाई खिलाकर धन्यवाद कह रही थी। उड़ते उड़ते ये खबर पुष्पा के घर तक पहुंच गई कि राधिका की बेटी गुनगुन ने जिले में टॉप किया है। ये सुनकर अनुपमा जी को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन राहुल और पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
पुष्पा अपने मन ही में कहने लगी, अरे जिले में टॉप ही तो किया है, कौन सा IAS PCS बन गई है। पुष्पा को इस बात से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। ये उसके चेहरे पर और उसकी बातों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। खैर अनुपमा जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो तो बहुत खुश थी गुनगुन की वजह से। ये खबर राधिका के मायके में भी पहुंच गई। उसके भैया भाभी भी बहुत खुश हुए थे, इसीलिए वो राधिका से मिलने के लिए आए थे। राधिका के भैया भाभी ने गुनगुन को बधाई दी। राधिका से बात करने के बाद उसके भैया सरपंच जी से मिलने के लिए चले गए। सरपंच जी अक्सर अपने बाहर वाली चौपाल में बैठा करते थे, क्योंकि उनसे कोई न कोई मिलने के लिए आता जाता ही रहता था। इसीलिए राधिका का भाई आलोक भी वहीं पहुंच गया। सरपंच जी ने आलोक को अनुपमा जी के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन आलोक ने फिर भी अनुपमा जी को माफ नहीं किया। वो आज भी अनुपमा जी से उतनी ही नफरत करता था जितनी पहले करता था। आलोक ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी आपको क्या लगता है, हमें कार्तिक की वसीयत के बारे में क्या अब राधिका को बता देना चाहिए? नहीं बेटा आलोक, अभी हमें उससे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। एक बार गुनगुन का 12th भी क्लियर हो जाए, फिर उसके बारे में सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। इधर सरपंच जी अभी उस वसीयत के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उधर पुष्पा और राहुल ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कब और कैसे उस जमीन को पूरी तरह से अपने नाम कर लें। योजना तो उन दोनों ने मिलकर बना ली थी, बस उसे अंजाम देना बाकी था। अनुपमा जी ने पुष्पा का अब थोड़ा बहुत लगाव हो गया था। वो उन्हें पसंद करने लगी थी, क्योंकि अनुपमा जी ने पुष्पा और उसके बच्चे के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए पुष्पा के दिल में अब अनुपमा जी के लिए थोड़ी दया आ गई थी। अब वो अनुपमा जी को ज़्यादा परेशान नहीं किया करती थी। गुनगुन का 12th भी कंप्लीट हो गया और इस बार भी उसने जिले में टॉप किया। इस बार भी अखबार में उसका नाम छपा था। अनुपमा जी अखबार में गुनगुन की फोटो देख रही थी। तभी कुणाल उनके पास आया और बोला, दादी आप ये किसको देख रही हो, ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी अपने घर में नहीं देखा, तो फिर आप इनकी फोटो देखकर क्यों रो रही हो? तभी अनुपमा जी बोली, बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। और ये फोटो तुम्हारी दीदी गुनगुन की है। मेरी दीदी? कभी किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी भी दीदी हैं। तो अनुपमा जी ने बताया, ये तुम्हारे बड़े पापा की बेटी हैं। ये लोग दूसरे घर में रहते हैं। अच्छा दादी, तो ये लोग दूसरे घर में क्यों रहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और बड़े पापा कहाँ हैं? मैंने तो उन्हें भी कभी नहीं देखा। तो अनुपमा जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और बोली, बेटा अब तुम्हारे बड़े पापा इस दुनिया में नहीं हैं। दादी बड़ी मम्मी और दीदी कहाँ पर रहती हैं मुझे बताओ, मैं उन्हें जाकर ले आऊँगा। दादी वो लोग भी जब हमारे साथ रहेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो उसकी बात सुनकर अनुपमा जी बोली, बेटा तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम्हारी बड़ी मम्मी और दीदी अपने आप ही इस घर में आ जाएंगी। अनुपमा जी की ये बात जैसे ही पुष्पा के कानों में पड़ी तो उसका पारा हाई हो गया और वो अनुपमा जी पर चिल्लाने लगी, माँ जी मैंने तो आपको बहुत अच्छा समझा था, आप मेरे बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हैं? और कुणाल तू मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी कोई बड़ी मम्मी और दीदी नहीं है। मम्मी आप झूठ बोल रही हैं, दादी ने जो भी कहा है वो सब सच है, क्योंकि दादी कभी झूठ नहीं बोलती। कुणाल के मुंह से ये सब सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कुणाल के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अनुपमा जी ने कुणाल को अपने सीने से लगा लिया और अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी कि उन्होंने कुणाल से वो सारी बातें क्यों की। बेचारा कुणाल, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मार खा गया। पुष्पा का इस तरह कुणाल पर हाथ उठाना अनुपमा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इधर सरपंच जी के घर पर फिर से आज सब राधिका और गुनगुन को बधाई देने के लिए आ रहे थे। सबके सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस बार नायरा और राज भी उनसे मिलने के लिए आए थे। गुनगुन और राज में बहुत ही प्यारा भाई बहन का रिश्ता था। दोनों का एक दूसरे से बहुत ही लगाव था। इसी तरह से राधिका और नायरा का भी था। गुनगुन अब 18 साल की हो गई थी, इसीलिए राहुल और पुष्पा ने मिलकर कागज तैयार करवा लिए थे। अनुपमा जी और कुणाल बाहर खेलने के लिए गए थे।
जैसे ही अनुपमा जी घर के अंदर आई तो उन्होंने राहुल की बात सुनी। राहुल पुष्पा से कह रहा था, हमें इन कागज पर किसी भी हाल में गुनगुन के साइन चाहिए होंगे। अगर गुनगुन ने इन पर साइन नहीं किया तो हमारे हाथ से वो 5 एकड़ जमीन चली जाएगी। तभी पुष्पा ने कहा कि हम एक काम करते हैं, किसी बहाने से माँ जी को राधिका के घर भेजते हैं। एक वही है जो इन कागजों पर साइन करवा कर ला सकती हैं। जैसे ही इन कागजों पर साइन हो जाएंगे, पूरी की पूरी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। फिर हम लोगों से उसे कोई नहीं छीन सकता। पुष्पा और राहुल के मुंह से ये सब सुनकर अनुपमा जी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी भी राहुल और पुष्पा के दिमाग में उस जमीन को हड़पने की योजना चल रही है। जैसे ही पुष्पा को पता चला कि अनुपमा जी कुणाल के साथ घर वापस आ गई हैं, वो अनुपमा जी के पास गई और बोली, माँ जी, मैंने राधिका भाभी को बहुत परेशान किया है। मुझे और राहुल को इस बात का बहुत ही पछतावा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि राधिका भाभी की जमीन हम उन्हें वापस कर देंगे। अनुपमा जी मन ही मन में सोच रही थी कि ये लोग कितने लालची हैं। इन लोगों का लालच आज तक नहीं गया। अनुपमा जी ने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो इन कागजों पर कभी साइन नहीं होने देंगी। पुष्पा और राहुल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अनुपमा जी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्होंने पुष्पा से कहा, ठीक है बहू, तुम ये कागज मुझे दे दो, मैं गुनगुन से कहकर राधिका बहू से बात करके गुनगुन से साइन करवा लूंगी। इधर सरपंच जी ने राधिका के भाई आलोक को बुला लिया था। अचानक आलोक को देखकर राधिका चौंक गई थी। उसने पूछा, आलोक भैया आप यहाँ कैसे? इस पर आलोक ने उन्हें बताया, राधिका, मुझे सरपंच जी ने बुलाया है, हम दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तब तक मालती जी भी वो कागज ले आई जिनमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जैसे ही गुनगुन 18 साल की हो जाएगी तो वो 5 एकड़ जमीन उसके नाम हो जाएगी। मालती जी ने वो कागजात राधिका के हाथों में रख दिए, जिसे पढ़कर राधिका हैरान रह गई। गुनगुन ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतना हैरान क्यों हो गई? इस पर राधिका ने वो कागज गुनगुन के हाथ में थमा दिए। इस पर गुनगुन ने कहा, माँ, अब हमें हमारी जमीन मिल चुकी है। हमें घर जाकर चाचा से अपनी जमीन मांगनी पड़ेगी और उस 5 एकड़ जमीन में हम अपनी खेती करवाएंगे। राधिका ने आलोक से कहा, भैया, अगर आपको पता चल गया था तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राधिका, मुझे कहीं और से पता नहीं चला था, बल्कि मुझे तो सरपंच जी ने बताया था, और तुमको पहले बताकर हम लोग क्या कर लेते, क्योंकि जो भी होना था वो तो 18 साल के बाद ही होता। राधिका की आंखों में आंसू बह रहे थे। सरपंच जी ने राधिका से माफ़ी मांगी। राधिका बेटी, मुझे माफ़ कर दो। जब कार्तिक ने ये ज़मीन राहुल के नाम की थी और ये वसीयत बनवाई थी, तभी से ये सब मुझे पता था, क्योंकि इसकी एक कॉपी कार्तिक ने मुझे भी दी थी और वो मेरे पास आज तक सुरक्षित रखी थी, जो मैंने अभी तुमको दी है। और जब तुम 5 सालों के बाद अपने मायके गई थी, उसके बाद जब घर छोड़ने के लिए आलोक आया था, तब मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। आलोक तो उस समय ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। इसीलिए तेरे आलोक भैया की इसमें कोई गलती नहीं है। चाचा जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यही फैसला लिया था मेरे लिए, तो फिर यही सही होगा। तो राधिका बेटा, आप तैयार हो जाओ। वो सही समय आ गया है जिसका हमें अब तक इंतजार था। अब राहुल चाह कर भी तुमसे तुम्हारी जमीन छीन नहीं सकता, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो खुद घर में भी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगी। राधिका बेटा, कहते हैं समय सबसे बलवान होता है, बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है, जो मैं अब तक कर रहा था। आज राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और गुनगुन अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश थी। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही राधिका के साथ हुआ था। इधर पुष्पा ने वो कागज अनुपमा जी को दे दिए थे जिन पर साइन करवाना था। अनुपमा जी घर से वो कागज लेकर निकल गईं और वो एक गड्ढे में जा गिरी, जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था। अनुपमा जी पूरी तरह से भीग गई थी और वो कागज भी खराब हो गए थे।
अनुपमा जी जैसे ही घर के अंदर घुसी, उनको इस हालत में देखकर वो सन्न रह गई। उसे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी है, सारे कागज खराब हो चुके हैं। जब पुष्पा ने राहुल को इस बात की जानकारी दी तो राहुल अपनी माँ पर आग बबूला हो गया, उन पर चीखने चिल्लाने लगा। माँ, आपको मैंने एक काम दिया था, वो भी आपसे ढंग से नहीं हुआ, उसे भी आपने बिगाड़ कर रख दिया। मैंने तो राधिका भाभी के लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन आपने तो उस पर पानी ही फेर दिया। अब अनुपमा जी से रहा नहीं गया, वो गुस्से में बोल पड़ी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि तुम लोगों ने राधिका के लिए कितना अच्छा सोचा था और कितना बुरा। तुमको इस बात को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, और जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। राहुल अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से क्या कहे। तभी पुष्पा ने कहा, माँ जी, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने जो किया है ना, उसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। पुष्पा ने अनुपमा जी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके बेटे कुणाल ने आकर पुष्पा का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप दादी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? तभी पुष्पा ने कुणाल का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। राहुल और पुष्पा दोनों ने मिलकर अनुपमा जी को बहुत ही उल्टा सीधा कहा, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चली गईं और रात भर पता नहीं क्या क्या सोचती रहीं, और कब सो गईं उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन अनुपमा जी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। तो पुष्पा उनके कमरे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, महारानी जी बहुत सो ली और बहुत ऐसो आराम कर लिया। अब आपके दिन खत्म हुए। अब मैं फिर से आपको अपना असली रूप दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी जब अनुपमा जी ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर पुष्पा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने राहुल को बताया कि माँ जी अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही हैं। तो फिर राहुल भी आ गया और उसने अपनी माँ को कई बार आवाज़ दी, लेकिन फिर भी अनुपमा जी ने दरवाजा नहीं खोला। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। पुष्पा ने सामने देखा, अनुपमा जी बेड पर पड़ी हुई थी, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और चिल्लाने लगी, महारानी जी अभी तक सो रही हैं, अभी मैं इनको बताती हूँ। वो बाथरूम में गई और एक बाल्टी पानी भरकर ले आई और अनुपमा जी के ऊपर फेंक दिया। लेकिन फिर भी अनुपमा जी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तो वो थोड़ी सी घबरा गई। उसने पास में जाकर देखा तो अनुपमा जी की सांसें थम चुकी थी। शायद उन्हें रात में हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। ये खबर राधिका तक पहुंच गई कि अनुपमा जी की मौत हो चुकी है। सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन राधिका के भाई आलोक ने मना कर दिया, क्योंकि आज भी वो अपनी बहन राधिका की तकलीफ़ों की वजह अनुपमा जी को ही मानता था। ये खबर सुनते ही राधिका की भाभी और माँ जी भी आ चुकी थी, लेकिन आलोक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो उन्हें देखने नहीं जाएगा। इसीलिए राधिका की माँ ने आलोक को बहुत ही समझाया, तब जाकर वो अनुपमा जी के अंतिम दर्शन के लिए तैयार हुआ। सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन राहुल और पुष्पा ने उन्हें घर के अंदर तक घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह से सबके सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो लोग अनुपमा जी की बॉडी बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके अंतिम दर्शन हो सके। जैसे ही अनुपमा जी की बॉडी घर से बाहर निकाली गई, सबने उनके अंतिम दर्शन किए और अपने अपने घर वापस आ गए। कुणाल आज बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से गुनगुन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अनुपमा जी को गए हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन आलोक और सरपंच जी पुलिस को लेकर पुष्पा के घर आ गए और उन्होंने राहुल से 5 एकड़ जमीन खाली करने के लिए कहा। इस पर राहुल ने कहा, कौन सी 5 एकड़ जमीन? सारी की सारी जमीन मेरी है। कार्तिक भैया सारी जमीन मेरे नाम करके गए थे, क्या तुम लोगों को पता नहीं है? आज सरपंच जी अपने हाथ को रोक नहीं पाए और उन्होंने राहुल के गाल पर खींचकर तमाचा जड़ दिया। पुष्पा सरपंच जी के ऊपर चिल्लाई, सरपंच जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तो सरपंच जी बोले,
अभी तो मैंने सिर्फ राहुल को तमाचा मारा है। अगर तुमने बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर भी मेरा हाथ उठ जाएगा। तो एक महिला पुलिस ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, आप पुष्पा पर हाथ नहीं उठा सकते, ये कानूनन गलत होगा, इसीलिए मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दे सकती। तभी एक पुलिस वाले ने राहुल से कहा, मिस्टर राहुल, आप राधिका की 5 एकड़ ज़मीन खाली करते हैं या नहीं, या फिर मुझे आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा। अब आप ही सोच लीजिए आपको क्या करना है। पुलिस वाले की बात सुनकर राहुल डर गया था। उसने राधिका को ज़मीन वापस करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उसके लिए उसने 1 महीने का समय मांगा, क्योंकि खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। आलोक तो उसे 1 महीने का समय देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सरपंच जी के कहने पर वो मान गया और 1 महीने के बाद उसने ज़मीन खाली कर दी। अब राधिका ने अपनी खेती बाड़ी करवानी शुरू कर दी। खेतों में अच्छा खासा अनाज आने लगा था। गुनगुन ने एलएलबी करने के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था और उसे बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल गया था। इधर गुनगुन एलएलबी कर रही थी और उधर कुणाल का मन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो 10 साल का छोटा बच्चा धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रहा था। उसने राहुल और पुष्पा से भी बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो चुपचाप बैठा रहता था। कभी कभी जब राहुल और पुष्पा उसे कुछ समझाने की कोशिश करती तो वो गुस्से में बोलता, मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास चला जाऊंगा। बड़ी मम्मी गुनगुन दीदी भी बहुत अच्छी हैं, दादी मुझे बताया करती थी। कुणाल के इस तरह के व्यवहार से पुष्पा अब टूटने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कुणाल बिल्कुल ठीक हो जाए। वो स्कूल जाए, सबसे हंसी खेल कर बातें करे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए दोनों की आंखें तरसने लगी थी। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। आज राहुल और पुष्पा अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और शायद कुणाल अपने माँ बाप के कर्मों की सज़ा खुद को दे रहा था। एक दिन पुष्पा और राहुल कुणाल को लेकर सरपंच जी के घर पहुंच गए। सरपंच जी ने उन्हें गेट के बाहर रोकते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? घर के अंदर पैर रखने की कोशिश भी मत करना, यहीं से तुम लोग वापस लौट जाओ। तभी कुणाल ने सरपंच जी से कहा, दादा, मुझे बड़ी मम्मी और गुनगुन दीदी से मिलना है, प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो ना। कुणाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर सरपंच जी ने उसे अंदर जाने दिया। सरपंच जी कुणाल को मना नहीं कर पाए, लेकिन पुष्पा और राहुल को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। कुणाल अंदर गया और बड़ी मम्मी बुलाने लगा। तभी राधिका और गुनगुन कमरे से बाहर निकल कर आए। अनुपमा जी कुणाल के बारे में राधिका और गुनगुन से बातें किया करती थी, इसीलिए गुनगुन और राधिका बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कुणाल बहुत ही प्यारा बच्चा है। बारी बारी से उन दोनों ने कुणाल को गले से लगाया और उसके आंसू पोंछे। कुणाल ने राधिका से कहा, बड़ी मम्मी, मुझे घर वापस नहीं जाना, मुझे आपके साथ यहीं पर रहना है। राधिका ने कुणाल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी राधिका ने पूछा, कुणाल, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? अकेले आए हो क्या? तुमने अपने मम्मी पापा को बताया है ना? हाँ बड़ी मम्मी, मेरे मम्मी और पापा दोनों बाहर खड़े हुए हैं, मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। ये सुनकर राधिका उन दोनों के पास गई और बोली, अब तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? राधिका की बात सुनकर कुणाल और पुष्पा दोनों उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, राधिका भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ आपको परेशान करके। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। कुणाल ने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। राधिका भाभी, आप गुनगुन के साथ अपने घर चलिए, वो आपका भी घर है। राधिका को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं था। राधिका ने उन दोनों से कहा, सही कह रहे हो, आज मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, कल को फिर तुम मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। नहीं भाभी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उन दोनों ने घर के कागजात राधिका के हाथ में रख दिए। उन दोनों ने राधिका का हिस्सा उसके नाम कर दिया था। पुष्पा और राहुल राधिका के पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। अंत में राधिका ने पुष्पा और राहुल से कहा, तुम लोग अभी कुणाल को लेकर घर जाओ, मैं गुनगुन से बात करके फिर बताती हूँ।
कुणाल घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। राधिका ने बहुत ही मुश्किल से समझाकर उसे घर भेजा। राधिका ने सारी बातें मालती जी और सरपंच जी और गुनगुन के सामने रख दी। गुनगुन वकालत कर रही थी, इसीलिए उसने कहा, माँ हमें उस घर में जाना चाहिए क्योंकि हमारा उस घर पर अधिकार है जो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सरपंच जी ने राधिका से कहा, राधिका बेटा, अगर तुम्हारे जाने का मन हो तभी जाना, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जाना। तुम यहाँ भी आराम से रह सकती हो, ये भी तुम्हारा ही घर है। इस बात पर गुनगुन ने कहा, दादू मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये घर हमारा ही है। आपने कभी हमें इस घर में पराया होने का एहसास नहीं होने दिया। चाचा जी ने जो भी किया उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो गया है और मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती। उस घर पर मेरा भी अधिकार है जिसे मैं पाकर ही रहूंगी। आज राधिका और गुनगुन अपने घर जाने के लिए तैयार थे। सरपंच जी ने मालती जी से कहा, मालती, अब तो हमारी दूसरी बेटी को विदा करने का समय आ गया। सरपंच जी और मालती जी ने राधिका और गुनगुन को खुशी खुशी विदा किया और उनसे कहा, मिलने के लिए कभी कभी आते रहना बेटा। तभी गुनगुन बोल पड़ी, क्यों दादू, कभी कभी क्यों? मैं तो आपसे मिलने के लिए रोज आऊंगी और आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुनगुन की बात सुनकर सरपंच जी और मालती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों वहां से अपने घर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कुणाल ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा सामने बड़ी मम्मी और गुनगुन दीदी खड़ी थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बोला, मम्मी पापा देखो, बड़ी मम्मी और दीदी आ गई हैं। राहुल और पुष्पा दोनों अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा सामने राधिका और गुनगुन खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए और दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया, घर के अंदर ले आए। आज कुणाल की वजह से परिवार फिर से पूरा हो गया। कभी कभी जो काम हम बड़े नहीं कर पाते वो बच्चे कर जाते हैं। यही किया था कुणाल ने, अपने पूरे परिवार को पूरा कर लिया था। जब आलोक को इस बात का पता चला कि उसकी बहन को उसका हक मिल गया, इस बात से वो भी बहुत ही खुश हो गया था। इस तरह से हमारी कहानी लालची देवरानी आज से समाप्त हो गई। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के सारे पार्ट ज़रूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।